फिल्म की शुरुआत जॉन की आवाज से होती है। वह बताता है कि क्लार्क नाम के एक क्षुद्र ग्रह के टुकड़े धरती से टकराए, जिससे दुनिया की लगभग 75% आबादी खत्म हो गई और पर्यावरण का बड़ा हिस्सा दूषित हो गया। जो लोग बच पाए उन्हें जमीन के नीचे बने बंकरों में शरण लेनी पड़ी। 5 साल बाद जॉन को ग्रीनलैंड के बंकर द्वीप के आसपास का इलाका जांचते हुए दिखाया जाता है। वह नियमित रूप से बेस को जानकारी भेजता रहता है। खोज के दौरान उसे समुद्र किनारे कई छोड़ी हुई लाइफ बोट्स और एक खाली युद्धपोत दिखाई देता है। जरूरी सामान जुटाने के लिए जॉन उस जहाज पर चढ़ता है। वहां उसे कप्तान और क्रू के मृत शरीर मिलते हैं जो इस आपदा का शिकार हुए थे। एक दराज से वह एक डायरी निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। तभी बंकर से अचानक चेतावनी मिलती है कि एक बहुत भयानक तूफान तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। अगर जॉन तुरंत वापस नहीं लौटा तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। जैसे जैसे आसमान काला होता जाता है, बिजली से भरे विशाल तूफानी बादल तेजी से समुद्र की ओर बढ़ते हैं। मौत को अपने बहुत पास महसूस करते हुए जॉन पूरी ताकत से बंकर की ओर दौड़ता है। वह डर के मारे पीछे देखता है और दरवाजे खोलने की गुहार लगाता है। आखिरी पल में वह तूफान से बच निकलता है और ग्रीनलैंड के थुले एयरबेस स्टेशन पहुंच जाता है। मास्क उतारते ही वह राहत की सांस लेता है। बंकर के अंदर पहले से एक मीटिंग चल रही होती है जिसमें उसकी पत्नी एलिसन भी मौजूद होती है। टीम आसपास के इलाके का आकलन करती है और रेडियो के जरिए दूसरे बचे हुए लोगों को ढूंढने की कोशिश शुरू करती है। उसी समय बंकर के नेता खाने के राशन को लेकर चिंता जताते हैं। वे चेतावनी देते हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो जल्द ही खाना खत्म हो जाएगा। एडम बताता है कि अगर वे कुछ और महीनों तक जिंदा रह पाए तो शायद बंकर के बाहर फसल उगाना संभव हो सके। डॉक्टर अमीना इसका विरोध करती है और कहती हैं कि भले ही रेडिएशन का स्तर कम हुआ है, लेकिन जमीन की सतह अब भी इंसानों के लिए लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसके बाद एलिसन सुझाव देती है कि उन्हें बंकर को पूरी तरह छोड़कर कहीं और जाने की योजना बनानी चाहिए। डॉक्टर अमीना बताती हैं कि दक्षिणी फ्रांस में एक बड़ा गड्ढा क्रेटर है जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों की वजह से वहां रेडिएशन कम है और खतरनाक तूफानों का खतरा भी काफी कम हो जाता है। लेकिन कुछ लोग वहां जाने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उस इलाके में अब भी लड़ाइयां चल रही हो सकती हैं। इसी बीच जॉन अपने थेरेपिस्ट से मिलता है। थेरेपिस्ट पिछले 5 सालों के बारे में बात करता है जब क्लार्क क्षुद्र ग्रह ने धरती से टकराकर इंसानियत को लगभग खत्म कर दिया था। वह कहता है कि लोग कहते हैं कि वे हालात से निपट रहे हैं, लेकिन अंदर से वे अब भी टूटे हुए हैं। इसी वजह से अब सर्जनों से ज्यादा थेरेपिस्ट हैं। हर कोई किसी न किसी सदमे का बोझ उठाए हुए है, चाहे वह माने या न माने। जॉन कहता है कि लोग बीते हुए समय को भूलने की कोशिश करते हैं और उम्मीद से चिपके रहते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उम्मीद ही एकमात्र सहारा है। अचानक बंकर जोर से हिलने लगता है जैसे भूकंप आ गया हो। धरती की टेक्टोनिक प्लेटें फिर से हिलने लगती हैं, जिससे पूरे इलाके में झटके महसूस होते हैं। भले ही बंकर क्लार्क क्षुद्र ग्रह के टकराने से बच गया था, लेकिन अब अंदर मौजूद हर इंसान डर से जकड़ जाता है। आगे क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, और यही बात सबसे ज्यादा डरावनी है। जल्द ही बंकर को बाहर से एक मदद की पुकार, डिस्ट्रेस सिग्नल मिलती है। यह संदेश उन बचे हुए लोगों ने भेजा होता है जो गुफाओं और छोड़ी हुई खानों की सुरंगों में छिपे हुए हैं। यह खबर बंकर के लोगों को 2 हिस्सों में बांट देती है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मदद करना जरूरी है, जबकि दूसरे चेतावनी देते हैं कि कम होता खाना, बीमारियों का खतरा और रेडिएशन बंकर के सीमित संसाधनों पर भारी पड़ सकता है। काफी बहस के बाद नेता इस मुद्दे पर वोट कराने का फैसला करते हैं। आखिरकार ज्यादातर लोग अगले दिन स्नोकैट वाहन से मदद भेजने के पक्ष में वोट देते हैं। बंकर के अंदर जिंदगी चलती रहती है। बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिससे यह विश्वास बना रहता है कि शिक्षा अब भी जरूरी है, चाहे दुनिया सिर्फ जिंदा रहने की जंग ही क्यों न बन गई हो। इसी दौरान जॉन खराब हो चुकी प्रणालियों को ठीक करता है और पानी व बिजली दोबारा चालू करता है। कठिन हालात के बावजूद लोगों के बीच प्यार और खुशी के छोटे छोटे पल अब भी मौजूद हैं। जॉन एलिसन को वे फूल देता है जो उसे तब मिला था जब उसने टूटे हुए जहाज से मिली डायरी पढ़ी थी। यह तबाही से पहले की जिंदगी की एक छोटी सी याद है। फिर यह पता चलता है कि उनका बेटा नाथन थोड़ी देर के लिए बिना सुरक्षा मास्क पहने बंकर के बाहर चला गया था। उसके माता पिता उसे ऊपर मौजूद खतरों के बारे में सख्ती से समझाते हैं। रेडिएशन, जहरीली हवा, राख से भरा आसमान और बहुत कम ऑक्सीजन। नाथन को जमीन के नीचे की जिंदगी से जूझना पड़ रहा है और बंकर की सीमित जगह में ढलना उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। जैसे ही बचाए गए लोगों को अंदर लाने की तैयारी शुरू होती है, सफाई, डिकंटेमिनेशन, टीमों को तैयार रहने का आदेश दिया जाता है और पश्चिमी सुरंग खोल दी जाती है। लेकिन जल्द ही बचाव टीम बताती है कि कई लोग पीछे ही छूट गए हैं और उनके लिए वापस जाने की अनुमति मांगती है। इससे सभी को अपने कम होते संसाधनों की कठोर सच्चाई का सामना करना पड़ता है। कोई फैसला हो पाता उससे पहले ही जॉन देखता है कि बंकर की दीवारों में गहरी दरारें पड़ने लगी हैं। अचानक पूरी संरचना जोर जोर से हिलने लगती है, जैसे भूकंप आ गया हो। गलियारों में चीख पुकार मच जाती है और अफरा तफरी फैल जाती है। कुछ ही पलों में बंकर पूरी तरह ढह जाता है। जॉन का परिवार और कुछ अन्य लोग किसी तरह जमी हुई समुद्री तट की ओर भागकर निकल पाते हैं। आगे उन्हें छोड़ी हुई लाइफ बोट्स मिलती हैं। जल्दबाजी में चढ़ते समय कई लोग फिसलकर बर्फीले समुद्र में गिर जाते हैं। बंकर के अंदर मौजूद ज्यादातर लोग मारे जा चुके होते हैं और सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं, जो बची खुची नावों में बैठकर समुद्र की ओर निकल जाते हैं। जगह कम होने की वजह से कई लोग पीछे छूट जाते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच एक भयानक सुनामी
सुनामी तट से टकराती है और जो लोग बच नहीं पाए थे वे मारे जाते हैं। ऊंची ऊंची लहरें लाइफ बोट को जोर से हिलाती हैं, लेकिन नाव आगे बढ़ती रहती है और बचे हुए लोगों को तबाही के बीच से ले जाती है। कुछ समय बाद जॉन हवा की जांच करता है और समझ जाता है कि अब हवा काफी हद तक सुरक्षित है। वह मास्क के बारे में पूछता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी लोग मौजूद हैं। जब वे आगे क्या करना है इस पर बात करते हैं तो एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। अब लौटने के लिए कोई घर नहीं बचा है। पास के विकल्प के तौर पर आइसलैंड का नाम लिया जाता है, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि वह भी तबाह हो चुका है। उन्हें किसी साफ मंजिल की जरूरत होती है। जॉन समझाता है कि क्लार्क क्षुद्र ग्रह के टकराने से समुद्र की वैश्विक धाराएं बदल गई हैं और अब वे दक्षिण की ओर बह रही हैं। उनके पास सिर्फ लगभग एक हफ्ते का खाना और पानी बचा है, इसलिए यूरोप ही उनकी सबसे बड़ी उम्मीद बनता है। आखिरकार वे दक्षिण पूर्व की दिशा में इंग्लैंड की ओर जाने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद में कि वे लंदन पहुंचकर मैकेंजी को ढूंढ पाएंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो यह सफर एक हफ्ते से भी कम समय में पूरा हो सकता है। नाव अपनी दिशा बदलती है और आगे बढ़ती रहती है और थोड़ी ही देर में क्षितिज पर कुछ दिखाई देने लगता है। शुरू में किसी को समझ नहीं आता कि वे क्या देख रहे हैं, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है। वे इंग्लैंड के लिवरपूल पहुंच चुके हैं। रहने की जगह की तलाश में समूह खाली पड़ी सड़कों से सावधानी से आगे बढ़ता है और खाने पीने का सामान व सुरक्षित ठिकाना खोजता है। शहर के अंदर और आगे बढ़ने पर उन्हें पास में एक सरकारी बंकर के बारे में पता चलता है और वे वहां पहुंचते हैं, लेकिन उनकी उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकती। बंकर की रखवाली कर रहे सैनिक उन्हें अंदर जाने से मना कर देते हैं और अचानक हुई हिंसा में एडम को गोली मार दी जाती है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बचे हुए 4 लोग किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। बाद में उनकी मुलाकात ओबी नाम के एक ड्राइवर से होती है जो कई साल पहले नाइजीरिया से इंग्लैंड आया था। वे उसके वाहन में बैठकर उस जगह से दूर निकल जाते हैं। कुछ समय बाद वे आराम के लिए रुकते हैं और ओबी और जॉन के बीच शांत बातचीत होती है। ओबी बताता है कि इंग्लैंड उसका दूसरा घर बन गया था, लेकिन वह सोचता है कि जिस जगह से वह आया था शायद अब उसे पहचान भी पाएगा या नहीं। वे फ्रांस के बारे में भी बात करते हैं और इस बात पर सहमत होते हैं कि भले ही भविष्य में वह जगह सुरक्षित हो जाए, लेकिन इस समय वहां मौजूद हालात उसे बेहद खतरनाक बनाते हैं। इसी बीच पास ही उल्कापात शुरू हो जाता है। जॉन जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को छूता है और तुरंत समझ जाता है कि क्षुद्र ग्रह टकराने वाला है। वह सभी को पेड़ों को मजबूती से पकड़ने के लिए चिल्लाकर कहता है। चारों ओर गिरते क्षुद्र ग्रहों की जबरदस्त बारिश शुरू हो जाती है। जमीन हिलने लगती है, पेड़ उखड़ जाते हैं और हर तरफ तबाही मच जाती है। समूह इस टक्कर से बच जाता है, लेकिन ओबी अलग होकर अपनी कार की ओर भागता है। तभी एक क्षुद्र ग्रह कार पर गिरता है, जोरदार धमाका होता है और गाड़ी पूरी तरह नष्ट हो जाती है। जब आखिरकार सब कुछ शांत होता है तो चारों तरफ सिर्फ तबाही ही दिखाई देती है। बचे हुए लोग ओबी की तबाह हुई कार से जो कुछ भी मिल सकता है उसे इकट्ठा करते हैं और लंदन की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। आखिरकार वे मैकेंजी तक पहुंचते हैं, जो कई सालों बाद जॉन को देखकर हैरान हो जाती है और जल्दी से उन्हें अंदर बुला लेती है। वह उन्हें अस्पताल के एक सील किए हुए हिस्से में सुरक्षित रखती है, जहां जनरेटर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम चला रहा होता है। वहां पहले से ही अन्य लोग छिपकर अपनी जान बचा रहे होते हैं। मैकेंजी बताती है कि हालात आदर्श नहीं हैं, लेकिन फिलहाल यह पर्याप्त सुरक्षित है। वह कहती है कि लंदन अब वह शहर नहीं रहा जो कभी था। उनके समय के दौरान मैकेंजी बताती है कि जिन मरीजों का वह इलाज करती है उनमें से कई को यह पता ही नहीं कि उनके परिवारों के साथ क्या हुआ या क्षुद्र ग्रह के प्रभाव का असली पैमाना क्या था। उसने लंबे समय तक वहीं रुकी रही जब खाना खत्म हो गया और बिजली चली गई, क्योंकि वह उन्हें अकेला छोड़ नहीं सकती थी। उस रात वे सब साथ बैठकर खाना खाते हैं और आग में कोयला डालते हैं। कुछ पल के लिए जिंदगी लगभग सामान्य लगती है। पास में एक बच्चा थकावट के कारण शांति से सो रहा होता है। जॉन स्वीकार करता है कि ये यादें अभी भी उसे परेशान करती हैं और वह समझ नहीं पाता कि उन्होंने क्या क्या खो दिया। वे क्लार्क और क्रेटर के बारे में बात करते हैं और सोचते हैं कि क्या कभी वहां जिंदगी फिर से लौट सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि टकराव की वजह से पैदा हुई गर्मी, पानी और पोषक तत्व नई जिंदगी को जन्म दे सकते हैं। जॉन मानता है कि फिलहाल ये जगह ही काफी है, बाहर की दुनिया से कहीं अधिक सुरक्षित। बाद में एलिसन बिस्तर में लेटी रहती है। जब वह सुनती है कि जॉन जोर जोर से खांस रहा है, वह उठकर उसे देखने जाती है और देखती है कि उसके होंठों पर खून है और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। अब साफ हो जाता है कि जॉन गंभीर रूप से बीमार है। वह धीरे से कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। एलिसन इस सच्चाई को समझकर बहुत भावुक हो जाती है कि इन हालातों में जॉन ही वह एकमात्र चीज है जो उसके और उनके बेटे नाथन के पास बची है। हालांकि मैकेंजी के पास दवा है, जॉन जानता है कि उसका असर सीमित है। वह वादा करता है कि वे एक परिवार के रूप में साथ रहेंगे, लेकिन एलिसन जिद करती है कि वे अब यहाँ नहीं रह सकते। वह चाहती है कि जॉन और नाथन का भविष्य हो और वह मानती है कि क्रेटर उन्हें एक नई शुरुआत का अवसर दे सकता है। वह याद दिलाती है कि नाथन की जिंदगी का आधा हिस्सा केवल जीवित रहने की जंग में ही बीत चुका है। आखिरकार सभी इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि नाथन को क्रेटर ले जाना जरूरी है, क्योंकि जहाँ वे अब हैं वहाँ उसे कोई भविष्य नहीं है। मैकेंजी उन्हें तैयार करने में मदद करती है, ईंधन, एक बंदूक और स्पष्ट निर्देश देती है। वह
चेतावनी देती है कि जैसे ही वे डोवर की ओर दक्षिण की ओर बढ़ेंगे और चैनल पार करने का प्रयास करेंगे, उन्हें किसी के लिए भी रुकना नहीं है। उनकी यात्रा रात के अंधेरे में जारी रहती है। थोड़ी ही देर बाद उनकी कार पर हमला होता है। अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजती है। जॉन जवाब में लड़ता है और हमलावरों को मार देता है, लेकिन दुख की बात है कि डॉक्टर अमीना इस हमले में गोली लगने से मर जाती है। समूह आगे बढ़ता है और बाद में उन्हें उनका दफनाने का स्थान मिलता है, जहां वे प्रार्थना कर आगे की यात्रा जारी रखते हैं। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां कभी फ्रांस जाने वाली फेरी चलती थी, लेकिन वे पाते हैं कि समुद्र अब वहां नहीं है। वे आगे बढ़ते हैं जब तक सड़क अचानक समाप्त नहीं हो जाती और एक क्षतिग्रस्त पुल सामने आता है जिसे पैदल पार करना पड़ता है। अन्य बचे हुए लोग भी पुल पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता बेहद खतरनाक साबित होता है। पुल उनके वजन के नीचे टूटने लगता है। जब एक सीढ़ी गिरती है तो उस पर चिपके सभी लोग गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। उनके चारों ओर जमीन फटती है और भी लोग गड्ढे में जा गिरते हैं। जॉन के परिवार को ले जाने वाली सीढ़ी भी टूटने लगती है, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा और साहस की वजह से वे अंततः ढहते हुए पुल को पार कर लेते हैं। अत्यधिक प्रयास के बाद वे दूसरी ओर पहुंचते हैं और पहली बार थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, एक हथियारबंद आदमी डेनिस दिखाई देता है। तनावपूर्ण बातचीत के बाद वह उन्हें रुकने की अनुमति देता है और अपनी गाड़ी में बैठाकर उन्हें उत्तर फ्रांस ले जाता है। डेनिस उन्हें अपने पूरी तरह सुरक्षित घर तक पहुंचाता है, जहां वह उन्हें अपने परिवार से मिलवाता है और बताता है कि वे कैसे जीवित रहते हैं। सौर ऊर्जा, एयर प्यूरिफायर और फिल्ट्रेशन सिस्टम की मदद से, जो हवा को पर्याप्त साफ रखता है ताकि वहां सुरक्षित रहना संभव हो। अपने ठिकाने पर रहते हुए डेनिस बताता है कि उसकी पत्नी रेडिएशन के संपर्क में आ गई थी और अब वह बोल नहीं सकती। बाद में वे सब साथ बैठकर भोजन करते हैं और क्रेटर के बारे में बात करते हैं, जिसे अब कई लोग प्रॉमिस्ड लैंड यानी वादा किया हुआ स्थान कहते हैं, यह मानते हुए कि यह शायद मानवता की आखिरी उम्मीद हो सकती है। लेकिन डेनिस उन्हें चेतावनी देता है कि क्रेटर सक्रिय युद्ध क्षेत्रों से घिरा हुआ है। इन असहज पलों के बीच नाथन डेनिस की बेटी कैमिल के साथ धीरे धीरे दोस्ती करना शुरू करता है। बाद में डेनिस जॉन को एक नक्शा दिखाता है और समझाता है कि पश्चिमी गठबंधन वेस्टर्न अलायंस वर्तमान में क्रेटर की रक्षा कर रहा है, जबकि प्रतिद्वंद्वी समूह वहां के संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। केवल 2 शहर बचे हैं और लगातार लड़ाइयों की वजह से पहुंच लगभग असंभव हो गई है। डेनिस जॉन को बताता है कि पहाड़ी रास्तों से एक सुरक्षित मार्ग मौजूद है और जब वे अंतिम चेक पॉइंट पहुंचेंगे तो उन्हें एक विशेष कमांडर से मिलना होगा, जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। जाने से पहले डेनिस जॉन से आग्रह करता है कि वे कैमिल को अपने साथ क्रेटर ले जाएं, क्योंकि वह मानता है कि शायद कैमिल वहां सुरक्षित रह पाए, इवन अगर जॉन खुद नहीं। इस भारी जिम्मेदारी के साथ जॉन का परिवार फिर से क्रेटर की ओर अपनी यात्रा जारी करता है। कुछ समय बाद वे आराम के लिए रुकते हैं और एक छोटा नाजुक सा शांति का पल साझा करते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं। अचानक सैनिक दिखाई देते हैं। कैमिल आगे बढ़ती है और कमांडर से मिलने की अनुमति मांगती है और उन्हें आगे जाने दिया जाता है। अब पूरी तरह से खतरे को समझते हुए समूह को एहसास होता है कि आगे बढ़ने का केवल एक रास्ता है, सीधा युद्ध क्षेत्र से होकर। एक कैप्टन की देखरेख में वे इस खतरनाक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, लगातार गोलियों और हमलों से बचते हुए। असंभव परिस्थितियों के बावजूद वे युद्ध क्षेत्र पार करते हैं और शिविरों तक पहुंचते हैं, केवल यह जानने के लिए कि कमांडर की मौत हो चुकी है। हताश जॉन एक अन्य अधिकारी से मदद मांगता है, जो उन्हें मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सैन्य सुरक्षा में वे बस में यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में उनका फिर से हमला होता है और कई सैनिक मारे जाते हैं। कोई विकल्प न होने के कारण जॉन हमलावरों से लड़ता है और उन्हें खत्म कर देता है, लेकिन इस दौरान वह गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो जाता है। एलिसन नियंत्रण संभालती है और पूरी गति से क्रेटर की ओर गाड़ी चलाती है। अंततः वाहन और आगे नहीं बढ़ पाता और उन्हें पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। कुछ ही समय बाद वे क्रेटर तक पहुंचते हैं और वही दृश्य देखते हैं जिसकी उन्होंने मुश्किल से उम्मीद की थी। उर्वर हरी भरी जमीन, जानते हुए कि उसका परिवार आखिरकार सुरक्षित है, जो जॉन पहली बार आराम महसूस करता है। वह जमीन पर गिर पड़ता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। दुखी बचे हुए लोग जॉन के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर क्रेटर के अंदर आगे बढ़ते हैं।